हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय चैनल। चैप्टर की स्टार्टिंग में हम हेडमेड को देखते हैं जो एरिया को बताती है आज यहाँ ग्रेट टेम्पल के पुजारी आने वाले हैं। एरिया बोलती है, क्या आप एडन के महान टेम्पल की बात कर रही हैं? हेडमेड बोलती है, हाँ बिल्कुल। एरिया सोचती है, एडन एक ऐसा धर्म है जो पवित्र साम्राज्य कार्जिया का एक राष्ट्रीय धर्म और साथ ही दुनिया में बचा हुआ एकमात्र धर्म जहाँ सभी मनुष्य को अपनी वेडिंग के लिए गॉड से परमिशन लेनी पड़ती है। एरिया सोचती है, तो वो लोग आखिरकार आ रहे हैं, तो इसका मतलब कार्जिया के महान एजेंट भी आने वाले हैं। लेकिन जहाँ तक मैंने सुना था, हमें सिर्फ टेम्पल में एक लेटर भेजना होता है। क्या वो लोग आम तौर पर इस तरह घरों का भी दौरा करते हैं? मैं आशा करती हूँ कि इस बार सब कुछ ठीक हो। एरिया मेड से पूछती है, क्या मैं उन पुजारियों से मिल सकती हूँ? मेड उसे बोलती है, आप जैसी अनमोल लेडी को उन कमीने पुजारियों से मिलने की कोई जरूरत नहीं। फिर मेड एरिया को बोलती है, आप जल्दी से सो जाएं। उसके बाद मेड वहाँ से चली जाती है। एरिया सो रही होती है, फिर अचानक उसे कुछ आवाज आता है। वह अपने बेड से उठती है और सोचती है, लगता है कुछ लोग आपस में लड़ रहे हैं। एरिया उन लोगों को देखने के लिए अपने रूम से बाहर निकलती है। एरिया महल में चलते हुए सोच रही होती है, काउंट व्यूफोर्ट के साथ हुई घटना के बाद इस महल में सब कुछ शांत हो गया था, लेकिन शायद लगता है कि यह कोई बाहरी आदमी है जो इतनी शोर कर रहा है। फिर एरिया उस रूम के पास पहुंचती है जहां से आवाज आ रही होती है। एरिया उन लोगों को दरवाजे पर कान लगाकर सुनने की कोशिश करती है। एरिया सोचती है, यह तो मुझे पुजारियों की आवाज लग रही है। फिर उनमें से एक पुजारी बोलता है, चुप रहो, क्या होगा अगर हमारी बात किसी ने सुन ली? एरिया इससे डर जाती है। फिर दूसरा पुजारी बोलता है, हम व्यर्थ में चिंतित हो रहे हैं, आखिर हमारी बात कौन ही सुन सकता है? क्या हम अपनी संपत्ति वैलेंटाइन फैमिली को भेज रहे हैं? बिल्कुल नहीं। हम जानते हैं कि हमारे पास इसके अलावा और कोई चारा नहीं था। हमें प्रकाश को जीवित रखने के लिए अंधकार को बरकरार रखना होगा। फिर एक पुजारी बोलता है, उन लोगों को ट्रेनी कहना बहुत अच्छा होगा क्योंकि उनको युद्ध में बंदी बनाया गया। लेकिन मैं उन बच्चों को बुराई के रास्ते में जाने नहीं दूंगा। मैंने उन बच्चों को बचपन से ही बहुत सावधानी से पाला है ताकि वे लोग यह भी ना जान सके कि बुराई क्या होती है। फिर दूसरा पुजारी बोलता है, लेकिन वे लोग हमेशा टेम्पल में नहीं रह सकते। लेकिन यदि तुम इसे एक प्रकार का परीक्षण समझो। फिर वह पहला पुजारी बोलता है, लेकिन यह बहुत जल्दी है। क्या तुम नहीं जानते कि बच्चे कितने जल्दी अपने आसपास के वातावरण से प्रभावित होते हैं? एरिया सोचती है, ऐसा लगता है कि वो लोग कार्जिया से एक बच्चे को वैलेंटाइन में भेज रहे हैं, लेकिन मैंने इसके बारे में पहले कभी नहीं सुना। शायद यह स्वाभाविक है क्योंकि वैलेंटाइन की अधिकांश बातें गोपनीय होती है। वो पुजारी बोलता है, यदि हम उन बच्चों को वैलेंटाइन में भेजते हैं तो वह निश्चित रूप से बुराइयों का शिकार होंगे और पाप करेंगे। मैं इसकी 100% गारंटी देता हूँ। एरिया उनके बातों को सुनकर सोचती है, तुम्हें इतना भी नहीं उड़ना चाहिए। फिर दूसरा पुजारी बोलता है, क्या तुमने उस बच्चे के बारे में सुना है जिसने देर से ही सही दिव्य शक्ति प्रकट की? पहला पुजारी बोलता है, क्या तुम उस नाइट की बात कर रहे हो जिसका नाम एंजल है? एरिया सोचती है, क्या वह उस नाइट की बात कर रहे हैं जिससे मैं मिली थी? मेरे पास्ट लाइफ में वह गार्सिया का कैप्टन था। वह पिनेटा के लोगों को मारने में सबसे आगे था। उसने कई हजार लोगों को मार डाला। वह लोगों से कहता था, मैं गॉड के आदेश का पालन कर रहा हूँ। वह सोचती है, वह पुजारी जिस एंजल की बात कर रहे हैं शायद वह नहीं है जिससे मैं मिली थी, क्योंकि गार्जिया में बहुत ऐसे लोग हैं जिनका नाम एंजल है। फिर वह पुजारी बोलता है, क्या हमें उस बच्चे को भेजना चाहिए? जैसा कि तुम जानते ही होगे, जब बच्चा बड़ा हो जाता है तब उसकी दिव्य शक्ति अस्थिर हो जाती है, जिससे वह इसे कंट्रोल नहीं कर पाता है और एक विस्फोट हो जाता है और हमारे पवित्र साम्राज्य को इससे नुकसान पहुंच सकता है। दूसरा पुजारी बोलता है, लेकिन उसने मुझे कहा था कि वह शक्तिशाली बनना चाहता है, इसलिए इससे बेहतर उसके लिए और कोई जगह नहीं हो सकती। फिर वो लोग रूम से बाहर आते हैं। एरिया उन लोगों को छुप कर देख रही होती है। एरिया सोचती है, क्या वो लोग बोल रहे थे कि पुजारियों को नहीं भेजेंगे जिसे उन लोगों ने प्रशिक्षण दिया है? वो लोग उस नाइट को फंसाना चाहते हैं ताकि जो कुछ भी घटित हो उसे उस पर डाल दे।
क्या वो लोग अपने आप को पुजारी समझते हैं जो अपने आप को गॉड का मार्गदर्शक मानते हैं? चाहे वह बुराई का प्रतीक हो या अच्छाई का प्रतीक हो, यहाँ सब एक हैं। उन लोगों ने बोला कि किसी एंजल नाम के नाइट को यहाँ भेजने वाले हैं। पुजारी ऐसा नहीं चाहते, लेकिन उन्हें मजबूरी में वैलेंटाइन को एक दिव्य शक्ति वाला बच्चा भेजना होगा, क्योंकि गार्सिया किसी भी तरह से लाभ उठाए बिना कोई भी संपत्ति नहीं देने वाला। मुझे पहले लगा था कि वैलेंटाइन और गार्सिया बिल्कुल अलग हैं, लेकिन अब ऐसा लग रहा कि वह आपस में जुड़े हैं। क्या उन लोगों ने वैलेंटाइन को बुराई का प्रतीक कहा? फिर वहाँ लॉयड आता है। वह एरिया को बोलता है, आखिर तुम इतनी रात को क्या कर रही हो? एरिया बोलती है, मुझे नींद नहीं आ रही थी। लॉयड बोलता है, तो फिर किसी को बोलो कि तुम्हारे लिए लोरी गाए। एरिया बोलती है, तो ठीक है, तुम मेरे लिए गाओ। लॉयड चिल्लाकर बोलता है, क्या तुम पागल हो गई हो? फिर वह अपने मुंह को बंद करते हुए बोलता है, लगता है मैंने कुछ ज्यादा ही जोर से बोल दिया। लॉयड बोलता है, क्या यहाँ हेटमेट नहीं है? एरिया बोलती है, लेकिन मैं तुमसे सुनना चाहती हूँ। लॉयड बोलता है, क्या तुम सोच रही हो कि अगर ऐसा कहती रहोगी तो मैं तुम्हारे लिए ऐसा करूँगा? एरिया लॉयड को बोलती है, तुम अक्सर यहाँ दिख जाते हो, ऐसा क्यों? लॉयड बोलता है, क्योंकि यहाँ मेरा स्टडी रूम है। क्या तुम इसके बारे में पहले नहीं जानती थी? एरिया सोचती है, अच्छा मैं समझी कि तुम उस दिन वहाँ कैसे पहुँचे थे। एरिया लॉयड को बोलती है, मदर ने कहा था कि अगली बार जब तुम उससे मिलना तो उसके बारे में बुरी बातें करना। लॉयड बोलता है, तो ठीक है, बोलो। फिर एरिया उसे 2-3 गालियाँ सुनाती है। लॉयड उसकी तरफ गुस्से से देखता है। एरिया सोचती है, मुझे बस इतना ही आता है। लॉयड बोलता है, काफी देर हो चुकी, लेकिन मैं तुमसे कहना चाहता था कि मुझे तुमसे अब कोई परेशानी नहीं है। मैं बिना किसी कारण के तुम पर आरोप लगाता था, अब मैं समझा कि तुम मुझसे शादी क्यों करना चाहती हो। एरिया सोचती है, मैं तुम्हारे साथ केवल 10 साल रहूंगी, क्योंकि इसके बाद मैं मरने वाली हूँ। मुझे नहीं पता कि मेरे मरने के बाद तुम कैसा महसूस करोगे, लेकिन लॉयड जो अभी जानता है उसके लिए यह बेहतर है कि वह इस तरह दया करके मुझसे शादी करने के लिए तैयार हो जाए। लॉयड उसके फेस को खींचते हुए बोलता है, क्या तुम मेरी बातों को सुन रही हो? मैं तुम्हें कुछ जरूरी बातें बता रहा हूँ। लॉयड उसके सामने झुक कर बोलता है, मैं सबसे पहले तुमसे माफी मांगना चाहता हूँ। जो मैंने तुम्हारे साथ किया, तुम्हारी जान लेने की कोशिश की, हर चीज तुम्हारे लिए कठिन बनाने की कोशिश की, अब मैं ऐसा कभी नहीं करूँगा। मैं प्रॉमिस करता हूँ कि अब से कोई भी तुम्हें परेशान नहीं करेगा, इसलिए यहीं रहो और कहीं मत जाओ, यही तुम्हारा घर है। एरिया सोचती है, मुझे लगा था कि मेरा कोई घर नहीं है। लॉयड बोलता है, अब से मैं तुम्हारा हस्बैंड हूँ और तुम मेरी वाइफ। अगर तुम मुझे परमिशन देती हो तब मैं सभी सर्वेंट को बोलूँगा हमारी वेडिंग की तैयारी करे। एरिया पूछती है, लेकिन नोबिलिटी फैमिली में कम उम्र में शादी करना अपराध होता है। लॉयड बोलता है, क्या तुम कानून की बातें कर रही हो? क्या तुमने कभी भी वैलेंटाइन फैमिली को कानून मानते देखा है? एरिया बोलती है, लेकिन अगर तुम दोबारा शादी करोगे तो तुम्हें इस समस्या का सामना करना पड़ सकता है। लॉयड बोलता है, क्या बकवास कर रही हो? मैं अपने लाइफ में केवल एक ही शादी करूंगा, तुम ही मेरी पहली और आखिरी हो, समझो। मैं तुम्हें इस पूरे दुनिया को दिखाऊंगा कि तुम कोई भूत जैसी नहीं हो, तुम एक इंसान हो। चिंता मत करो एरिया, जो तुम्हें छूने की हिम्मत करेगा उसे एक ऐसा उदाहरण बना दूंगा कि सारी दुनिया उसे याद रखेगी। फिर हम चर्च में उसी नाइट को देखते हैं जो वैलेंटाइन महल जाने की तैयारी कर रहा होता है। फिर वहाँ सेंट आती है। वो उसे बोलती है, तुम अपने ऊपर ज्यादा दबाव मत डालना। नाइट उसे बोलता है, मैं एक शक्तिशाली नाइट बन के लौटूंगा। सेंट उसे बोलती है, मैंने कहा कि तुम्हें यह सब करने की जरूरत नहीं है। फिर नाइट चर्च से वैलेंटाइन महल की ओर जाने के लिए निकल जाता है। नाइट सोच रहा होता है, मैं जल्द ही तुम्हारे पास वापस लौटूंगा, इसलिए तब तक अपना ख्याल रखना। फिर वह वैलेंटाइन फैमिली के बारे में सोचता है, मैंने सुना था वैलेंटाइन फैमिली और गार्जिया के बीच एक ऐसा संबंध है जो पीढ़ी दर पीढ़ी चलता आ रहा है। गार्जिया को परीक्षण के रूप में बुरी मनसा को शुद्ध करने के लिए एक यंग पुजारी को भेजना होगा। उस पुजारी ने मुझे बोला, भले ही वैलेंटाइन बहुत खतरनाक है, लेकिन अपनी पवित्र शक्ति को परीक्षण करने के लिए इससे बेहतर और कोई जगह नहीं है।
वो सोचता है वैलेंटाइन एक ऐसा फैमिली है जहाँ डीमॉन का राज है। उस फैमिली ने डीमॉन की शक्ति उधार ली और ताकतवर बन गए। भले ही वह डीमॉन के उपासक हो, लेकिन अब वह पिनेटा साम्राज्य का हिस्सा है। क्या उनकी मदद करने के बजाय उन्हें सीधा नष्ट नहीं किया जा सकता? मुझे जल्द से जल्द शक्तिशाली बनना होगा, तभी मैं लोगों को इनके बारे में समझा पाऊंगा। फिर हम एरिया को देखते हैं जो विंसेंट के साथ बैठी होती है। उसी किचन का शेफ बोलता है, माय लेडी, आपको वेडिंग में कौन सा केक चाहिए? एरिया विंसेंट से पूछती है, आखिर ये लोग इतने उत्साहित क्यों हैं? विंसेंट उसे बोलता है, ऐसा इसलिए हो सकता है क्योंकि अब उन्हें आशा दिख रही। एरिया बोलती है, कैसी आशा? विंसेंट बोलता है, तुम जानती ही होगी, ग्रैंड ड्यूकनेस की बीमारी ठीक हो गई है। उन्हें लगता है कि वैलेंटाइन में जो श्राप था वह अब खत्म हो रहा है। एरिया सोचती है, जब यह शादी खत्म हो जाएगी, लेकिन मेरे मरने से पहले मैं इस अभिश्राप को खत्म करने का इरादा रखती हूँ, इसलिए मुझे उम्मीद है कि वह ऐसा सोचेंगे ही। लेकिन जहाँ तक मेरी मानो, इस अभिश्राप का अंत होने का कोई रास्ता नहीं है। एरिया विंसेंट से पूछती है, क्या तुम इसके बारे में जानते हो? विंसेंट उसे बोलता है, बिल्कुल नहीं, वैलेंटाइन फैमिली का रहस्य केवल ड्यूक और उसके सक्सेसर को पता होता है। एरिया पूछती है, क्या तुम्हें इसके बारे में कोई संदेह है? विंसेंट बोलता है, बस मुझे ऐसा लगता है कि ड्यूकनेस के ठीक होने का वैलेंटाइन अभिश्राप से कोई लेना देना नहीं है। एरिया पूछती है, लेकिन ऐसा क्यों? विंसेंट बोलता है, मुझे लगता है कि इसमें कोई बाहरी कारण है। एरिया पूछती है, क्या तुम्हें इस पर पूरा यकीन है? विंसेंट बोलता है, हाँ, क्योंकि अभी भी वैलेंटाइन फैमिली बुरे इरादों से भरा हुआ है। ऐसा हो नहीं सकता कि इतनी जल्दी अभिश्राप हट जाए। एरिया पूछती है, बुरे इरादे? विंसेंट चिल्ला कर बोलता है, क्या तुम्हें ये भी नहीं पता? एरिया गुस्से से बोलती है, तो ठीक है, तुम मुझे बताओ। विंसेंट बोलता है, हम इसे रहस्य तो नहीं कह सकते, लेकिन वैलेंटाइन फैमिली का पहला सदस्य जो गॉड को बहुत प्रिय था, फिर गॉड ने वैलेंटाइन फैमिली पर भरोसा किया और उसे एक भविष्यवाणी की शक्ति दी। लेकिन जब उद्धार का दिन आया, तब गॉड ने वैलेंटाइन को मनुष्यों की रक्षा करने के लिए डीमॉन को खत्म करने का आदेश दिया। लेकिन अंत में वैलेंटाइन फैमिली उन डीमॉन को नहीं हरा पाई और उनके प्रलोभन में फंस गई। उन्होंने अपनी आत्मा उन राक्षसों को बेच दी। इसके परिणाम स्वरूप गॉड बहुत निराश हो गए और उन्होंने वैलेंटाइन फैमिली से नाता तोड़ दिया। उसके बाद से वैलेंटाइन को डीमॉन्स को आजाद करने और नरक का दरवाजा खोलने के लिए श्रापित कर दिया गया। इसके बाद से वैलेंटाइन फैमिली को गॉड से डर लगता है और वह अपनी संस्कारिक चीजों को छोड़कर गॉड के पीछे नहीं जाना चाहते। एरिया बोलती है, इसमें गॉड की गलती है। विंसेंट बोलता है, तुम्हें ऐसा क्यों लगता है? एरिया बोलती है, गॉड ने मनुष्यों को यह करने को क्यों कहा? वो तो खुद भी कर सकते थे। ऐसा लगता है कि गॉड लाभ उठाने के लिए आलस्य कर रहे थे और वैलेंटाइन के पहले सदस्य ने सभी फाउंडेशन को स्थापित की। विंसेंट बोलता है, तुमने यह शब्द कहाँ से सीखा? एरिया बोलती है, और इसका इनाम यह था कि वैलेंटाइन को इंसानों की दुनिया छोड़कर गॉड की ओर जाना था। तो फिर उनके फैमिली का क्या होगा? क्या गॉड ने उनका भी न्याय किया? विंसेंट बोलता है, शायद तुम सही बोल रही हो, इससे वैलेंटाइन फैमिली नरक में जा सकती थी। एरिया बोलती है, क्या होगा अगर गॉड ने फिर से वैलेंटाइन को इस्तेमाल किया? क्या वैलेंटाइन फैमिली फिर से गॉड के पीछे जाने की सोचेगा, उस आलसी गॉड के पीछे जो उनका सब कुछ छीनना चाहता है? अगर ऐसा होता तो मैं उस गॉड के पीछे कभी नहीं जाती। विंसेंट उसके बातों को सुनकर हंसने लगता है। एरिया बोलती है, मैं यह सब सोच रही क्योंकि अब से मैं वैलेंटाइन फैमिली का हिस्सा हूँ। विंसेंट बोलता है, हाँ, निसंदेह अब तुम वैलेंटाइन फैमिली का हिस्सा हो। जो कहानी पीढ़ी दर पीढ़ी चली आ रही है, उसमें हमेशा संशोधन किया जाता है, इसलिए आपको उन पर थोड़ा संदेह करना चाहिए। यही वह चीजें हैं जिसे आपको जानने की जरूरत है। वैलेंटाइन की हर पीढ़ी को डीमॉन के इरादों से गुजरना पड़ता है, जिसे अभिश्राप कहा जाता है, जिसकी वजह से वैलेंटाइन फैमिली दूषित हो गया है। यहाँ के सभी जानवर इतने बड़े होते हैं कि बिल्कुल एक मॉन्स्टर की तरह दिखते हैं। यहाँ के सभी लोग बाहरी लोगों से इतने स्वस्थ हैं कि वह कई सालों तक जिंदा रह सकते हैं।
एरिया सोचती है मैं उसके बातों को समझ रही हूँ, लेकिन क्या स्वस्थ होना अच्छी बात नहीं है? एरिया विंसेंट से पूछती है आखिर तुम ऐसा क्यों बोल रहे हो कि यह बुरा है? विंसेंट बोलता है ये सब इसीलिए है क्योंकि इन्हें शुद्ध किया गया है। एरिया पूछती है शुद्ध? विंसेंट बोलता है वैलेंटाइन के स्तर को बनाए रखने के लिए दुष्ट इरादों को दिव्य शक्ति से शुद्ध किया जाता है। इससे मुझे याद आया कि जल्द ही गार्सिया यहाँ एक पुजारी भेजने वाला है। एरिया सोचती है अब मैं समझी कि वो पुजारी लोग इसी बारे में बात कर रहे थे। विंसेंट बोलता है अब वैलेंटाइन फैमिली का अभिशाप खत्म हो रहा है तो यह उनकी भी हानि हुई होगी। यह उनका प्लान है, वो जानते हैं कि इससे दुनिया खत्म हो सकती है। एरिया सोचती है तो अब मैं समझी एम्पीरियर वैलेंटाइन फैमिली को क्यों नहीं खत्म कर सकता। एरिया विंसेंट से पूछती है क्या वैलेंटाइन फैमिली की बुरी इरादे शुद्ध हो जाने के बाद सब कुछ खत्म हो जाएगा? विंसेंट बोलता है हाँ शायद, यह एक ऐसी चीज है जिसे पूर्णतः शुद्ध किया जा सकता था, लेकिन वैलेंटाइन फैमिली को इतने सालों से इस पीड़ा को क्यों झेलनी पड़ रही है। पता नहीं फ्यूचर में कौन ऐसा काम कर पाएगा जो आज तक पोप ने भी नहीं किया है। एरिया सोचती है खैर उस समय मैं वहाँ नहीं थी, लेकिन मेरे गाने ही वह कर सकते थे जो पोप नहीं कर सकता। काश इस दुनिया में ऐसा कोई व्यक्ति होता जो मेरी ही तरह उस अभिशाप को हटाना चाहता है। विंसेंट बोलता है लेकिन कैसे? एरिया बोलती है हर तरह से, चाहे कोई भी कीमत चुकानी पड़े। फिर हम दूसरे दिन एरिया को देखते हैं जो अपने बेड से उठती है। उसके सामने एक नई मेड होती है जो अपना परिचय एरिया को देती है। हेड मेड एरिया को बताती है यह एक ऐसी लड़की है जिसे पहले किसी ने फंसाया था और उसे काम से बाहर निकाल दिया गया था, लेकिन सौभाग्य से उस अपराधी ने अपना अपराध स्वीकार कर लिया और इसका नाम साफ हो गया। एरिया सोचती है जब मैं इसके बारे में सोचती हूँ तब मुझे लगता है कि कुछ महीने पहले एक सर्वेंट ने मेरा गाना सुना था और मुझे धमकी दी थी कि मेरे बुलाने पर आना और मेरे लिए गाना सुनाना। मैं किसी दूसरे को तुम्हारे बारे में नहीं बताऊंगा। वह एक ऐसा व्यक्ति था जिसने एक निर्दोष सर्वेंट को चोर बताकर उसे फंसा दिया था। फिर मैंने अपने गाने का इस्तेमाल उस पर किया और उसे अपना अपराध स्वीकार करने को कहा, तो यही वह सर्वेंट थी जिसे उसने फंसाया था। हेड मेड बोलती है इसे मुख्य महल में होना चाहिए था, लेकिन ड्यूकनेस ने कहा कि यह आपके अंदर काम करेगी। वह एरिया को बोलती है अगर आपको यह पसंद आती है तो आप इसे अपने पास रख सकती हैं। वो मेड एरिया के सामने झुककर बोलती है मिस, मैंने ही ग्रैंड ड्यूकनेस को आपके पास भेजने को कहा क्योंकि ड्यूकनेस ने बताया कि आपने ही मेरी जान बचाई थी, इसलिए मैं आपका शुक्रगुजार हूँ। मैं चाहती हूँ कि मैं आपकी मरते दम तक सेवा करूँ। एरिया सोचती है लेकिन मदर को यह कैसे पता चला कि मैंने इस मेड को बचाया। एरिया उस मेड की बात मान जाती है और उसे अपने पास रखने के लिए तैयार हो जाती है। वो मेड एरिया को बताती है हाल ही में वैलेंटाइन फैमिली ने सभी नोबल फैमिली को एकत्रित होने का आदेश दिया है। एरिया सोचती है क्या यह वेडिंग के बारे में बात करने के लिए है। मेड उसे बताती है मैंने सुना है कि हर एक नोबल फैमिली को आपातकालीन में प्रयोग किए जाने वाली ट्रांसपोर्टेशन स्क्रॉल दिया गया है। एरिया सोचती है आपातकालीन? मेड बोलती है जैसे कि कोई युद्ध में प्रयोग किया जाता है। एरिया सोचती है क्या यह शादी युद्ध जितनी महत्वपूर्ण है? सत्ता का कितना दुरुपयोग किया जा रहा है। एरिया मेट से पूछती है क्या वहाँ एक समारोह तैयार किया जाएगा क्योंकि सभी नोबल फैमिली आने वाले हैं। मेड बोलती है हालांकि वह एक नाम का सम्मेलन है, उस सम्मेलन में चाहे कोई भी चर्चा हो वह हमेशा यूअर हाइनेस लॉयड की मर्जी से होता है। एरिया सोचती है मैं उस सम्मेलन को देखना चाहूंगी। फिर हम एरिया को रात में देखते हैं जो चुपचाप उस सम्मेलन रूम के पास जाती है। वह खिड़की से उनकी बातों को सुनने लगती है। एरिया उस रूम में लॉयड को देखती है जो बाकी नोबल फैमिली के साथ होता है। फिर एरिया के पास विंसेंट आता है, वह भी उस खिड़की से देखने लगता है। एरिया सोचती है आखिर ये यहाँ क्या कर रहा है।
क्या वह मेरा पीछा कर रहा था? अगर किसी ने देख लिया तो मुसीबत में पड़ जाएंगे। विंसेंट उसे बोलता है, मैं पहले ही जानता था कि आप यहाँ आने वाली हैं। भले ही आप किसी जगह पर ऐसी ही प्रकट हो जाती है, लेकिन आप उस घटना स्थलों में हमेशा मुख्य भूमिका निभाती है। लेकिन चिंता ना करें, मैं आपके रास्ते में नहीं आऊंगा। एरिया बोलती है, चुप रहो। फिर हम सम्मेलन रूम में लॉयड को देखते हैं, जो उन लोगों से बोलता है, क्या तुम लोगों को इससे कोई आपत्ति है? फिर एक आदमी बोलता है, हमें इससे आपत्ति नहीं है, लेकिन उसका फैमिली बैकग्राउंड भी देखना होगा। अगर उसका जन्म नोबल फैमिली में हुआ है तो काउंट ने इसे क्यों छुपाया? फिर दूसरा आदमी बोलता है, क्या पता वह एक नाजायज संतान हो जिसे काउंट छुपाना चाहता था। वो लोग लॉयड को बोलते हैं, आपको इसके लिए हमें एक कारण देना होगा। क्या पता वह सीवर से आई हो, या आप उसके बारे में इसलिए नहीं बताना चाहते क्योंकि वह एक गरीब फैमिली से है। एरिया सोचती है, वो लोग ऐसा इसलिए कर रहे हैं क्योंकि वह जानते हैं कि ड्यूकनेस की हालत अब ठीक हो गई है, मतलब अभिशाप खत्म हो चुका है, जिससे कि वह अपनी बेटियों को ग्रैंड ड्यूकनेस के पद पर बैठा सके। इसलिए उन्हें जैसे ही आदेश भेजा गया वो तुरंत आ गए। विंसेंट बोलता है, हमेशा की तरह वो लोग फिर से ऐसा कर रहे हैं। वह एरिया की तरफ देखकर बोलता है, लेकिन सिस्टर इन लो, आप चिंता ना करें क्योंकि जवाब पहले से तैयार है। वह जो चाहेगा अंत में वही होने वाला है। फिर लॉयड उन लोगों को बोलता है, तुम लोग कैसी बकवास कर रहे हो? मैंने बस तुमसे पूछा कि मेरे शादी से तुम्हें कोई आपत्ति है या नहीं। लॉयड उन्हें तलवार दिखाते हुए बोलता है, मैं तुम लोगों से फिर से पूछ रहा हूँ, क्या तुम लोगों को मेरे शादी से कोई आपत्ति है? वहाँ सब शांत हो जाते हैं, कोई भी लॉयड के खिलाफ नहीं बोलता। लॉयड बोलता है, तुम लोग कुछ नहीं बोल रहे, मतलब तुम लोग मेरे साथ हो। मैं जानता ही था कि तुम लोग राजी हो जाओगे। एरिया सोचती है, फिर वह इतना ताकतवर कैसे हो सकता है? वह बस केवल अभी एक सक्सेसर है, लेकिन उसने उन लोगों के सामने अपनी तलवार निकाली। लेकिन कुछ भी हो, अगर यह काम नहीं करता तो मैं अपने गाने से उन लोगों के ब्रेन वॉश कर देती। और मेरे बारे में केवल 2 लोग ही जानते हैं कि मैं गा सकती हूँ। वो लोग ऐसे नहीं हैं जो किसी दूसरों को मेरे बारे में बताए, इसलिए मैं इसे छिपा कर आगे बढ़ सकती हूँ। लेकिन विंसेंट की बात करें तो उसे मैंने कुछ भी नहीं बताया, लेकिन पर भी उसने मेरे कार्यों के बारे में पहले ही पता लगा लिया। क्या ऐसा इसलिए क्योंकि वह मुझे एक फैमिली मानता है? फिर एरिया को एक आवाज आती है, वह सोचती है कोई तो आ रहा है। फिर वहाँ वही लॉयड का नाइट आता है। वह उन लोगों से बोलता है, मुझे लगा कि कोई दुश्मन है, लेकिन आप लोग यहाँ क्या कर रहे हैं? विंसेंट उसे चिल्लाकर बोलता है, क्या तुम हमें मारने वाले थे? वह नाइट बोलता है, यूअर हाइनेस लॉयड ने मुझे ऑर्डर दिया है कि सभी दुश्मनों को खत्म कर दिया जाए, लेकिन मैं आप दोनों से क्षमा मांगता हूँ, लेकिन मुझे यूअर हाइनेस लॉयड को आप दोनों के बारे में बताना होगा। विंसेंट बोलता है, लेकिन क्यों? नाइट बोलता है, आप दोनों चोरी छुपे उनकी बातें सुन रहे थे। क्या मुझे इसके बारे में नहीं बताना चाहिए क्योंकि यह बात जरूरी नहीं है? विंसेंट बोलता है, क्यों ना तुम इस बात को नजरअंदाज कर दो, यह कोई खास बात नहीं है, इससे तुम उसकी समस्या और भी बढ़ा दोगे। नाइट बोलता है, इससे बिल्कुल भी समस्या नहीं होगी, मुझे बस उन्हें यही बताना है कि आप दोनों उनकी बातें सुन रहे थे। विंसेंट बोलता है, अगर तुम इसके बारे में उसे बताओगे तो तुम्हें उल्टा इसकी फटकार मिलेगी क्योंकि तुमने मेरे सिस्टर इन लो पर तलवार चलाने की कोशिश की। विंसेंट उसे बोलता है, क्यों ना तुम अपनी सोच पे लचीलापन लाओ। नाइट बोलता है, लचीलापन क्या होता है? एरिया और विंसेंट उसकी तरफ हैरानी से देखते हैं और सोचते हैं, क्या उसे यह भी नहीं पता? विंसेंट उसे गुस्से से बोलता है, तुम्हें लचीलापन नहीं पता तो क्या तुम्हें गवाह पता है? नाइट बोलता है, मुझे इसके बारे में नहीं पता, लेकिन अगर तुम मुझे इसके बारे में सिखाओगे तो मैं इसे सीख लूंगा। उसकी बातें सुनकर विंसेंट का सर घूमने लगता है। नाइट उसे सहारा देते हुए बोलता है, माय लॉर्ड, आप बहुत कमजोर हैं, आप अपना ख्याल रखें। विंसेंट उसे चिल्लाते हुए बोलता है, मुझे तुम्हारी मदद की कोई जरूरत नहीं। फिर वहाँ लॉयड आता है और बोलता है, इतना शोर क्यों हो रहा? एरिया उसे बोलती है, मैं चाहती हूँ कि हमारी शादी के बाद यह मेरा पर्सनल नाइट बने। फिर हम उनके वेडिंग डे को देखते हैं।
एरिया अपनी शादी के लिए पूरी तैयार होती है। वो हेडमेड और वो मेड एरिया की सुंदरता की तारीफ कर रही होती है। फिर वहाँ लॉयड आता है। एरिया उसे देखकर सोचती है, वह तो बिल्कुल पहचान में नहीं आ रहा, लेकिन वह मेरी दुनिया का सबसे खूबसूरत इंसान है। एरिया लॉयड को बोलती है, तुम बहुत सुंदर लग रहे हो। लॉयड उसे अपने हाथों में उठाता है और बोलता है, तुम सुंदर किसे बोल रही हो। फिर लॉयड उसे उठाकर वेडिंग हॉल की तरफ जाता है। एरिया सोचती है, आखिर यह इतना ताकतवर कैसे है। फिर हम उन लोगों की वेडिंग को देखते हैं जिसमें लॉयड एरिया को एक ब्लू डायमंड रिंग पहनाता है और उसे एक टेलीपैथिक मैजिक देता है ताकि एरिया की आवाज उसके कानों तक आसानी से पहुंच जाए। फिर उन दोनों की शादी हो जाती है। एरिया सोचती है, तो आज से हम एक कॉन्ट्रैक्ट मैरिज में प्रवेश कर रहे हैं। अगले 10 साल तक मैं इस लड़के की वाइफ रहूंगी, हम दोनों को बचाने के लिए। फिर हम वही सीन देखते हैं जो हमने फर्स्ट चैप्टर में देखा था। वेडिंग डे के दिन एरिया को लॉयड के साथ एक रात बितानी पड़ती है। लॉयड यह करना नहीं चाहता था, लेकिन सर्वेंट की वजह से उसे यह करना पड़ा। लॉयड एरिया को बोलता है, ठीक है, अब तुम सो जाओ। फिर आधी रात को एरिया को कुछ आवाज सुनाई देती है जिसकी वजह से उसकी नींद खुल जाती है। वह लॉयड की तरफ देखती है जो खून की उल्टियां कर रहा होता है। एरिया लॉयड के पास जाती है। लॉयड उसे बोलता है, इसलिए मैं चाहता था कि तुम मेरे साथ रात मत बिताओ। यह कोई जानलेवा बीमारी नहीं है, बस मुझे कभी कभी ऐसे दौरे आते हैं। लॉयड को देखकर एरिया की आंखों में आंसू आ जाता है। लॉयड बोलता है, यह हमारे फैमिली का अभिशाप है जिसे हम नकार नहीं सकते। वह एरिया से पूछता है, क्या मैंने तुम्हें डरा दिया? अगर तुम डर गई हो तो तुम यहाँ से जा सकती हो। एरिया लॉयड को गले लगा लेती है और लॉयड का नाम बोलती है। लॉयड एरिया की आवाज सुनकर हैरान हो जाता है। लॉयड उसे अपने से दूर करते हुए बोलता है, क्या तुमने अभी बात की? एरिया उसे फिर गले लगाकर बोलती है, मुझे अपने से दूर मत करो। फिर वह लॉयड को ठीक करने के लिए अपना गाना गाने लगती है। लॉयड बोलता है, रुक जाओ, लेकिन एरिया उसकी बात नहीं मानती। फिर लॉयड उसे चिल्लाते हुए बोलता है, मैंने कहा कि तुम रुक जाओ। लॉयड एरिया को बोलता है, तुम्हारी आवाज, आखिर तुम कौन हो? एरिया बोलती है, एक सिरिन। लॉयड बोलता है, क्या वह तुम ही थी जिसने मेरी मदर की बीमारी को ठीक किया? क्या तुम आज तक अपनी आवाज छुपाती रही? क्या काउंट भी इस बारे में नहीं जानता? अगर उसे पता होता तो वह तुम्हें नहीं बेचता। एरिया उसे बताती है, बचपन से मेरी मदर ने मुझे एक ऐसी औषधि पिलाई जिसे पीने के बाद मैं बोल नहीं पाती थी। लॉयड पूछता है, क्या वह औषधि अभी भी है और क्या उसका साइड इफेक्ट भी है? एरिया बोलती है, मुझे इसके बारे में उतना नहीं पता। लेकिन लॉयड, अब हम एक दूसरे का एक रहस्य जानते हैं और हाँ, हमारे साथ इससे भी बुरा होने वाला है। लेकिन जब वह समय आएगा तो मैं तुम्हें यह बता दूंगी कि तुमने जो किया वह गलत नहीं था। लॉयड बोलता है, तुम ऐसा कैसे बोल सकती हो जबकि तुम इसके बारे में अभी कुछ नहीं जानती? एरिया बोलती है, मुझे एक बहुत डरावना सपना आया, क्या तुम मेरे साथ सोना चाहोगे? लॉयड बोलता है, तुम फिर से बात बदल रही हो। एरिया उसके सामने मुंह बनाते हुए बोलती है, मैं सच बोल रही हूँ, मुझे बहुत डरावना सपना आया। लॉयड उसका बात मान लेता है और बोलता है, मैं सिर्फ तुम्हारे हाथ पकड़ कर सोऊंगा। फिर हम सुबह का सीन देखते हैं। एरिया लॉयड को एक वेडिंग गिफ्ट देती है। लॉयड उसे खोल कर देखता है जो एक मरमेड टीयर होता है। एरिया बोलती है, इसे प्यार की निशानी बोलते हैं। यह इस बात का संकेत है कि मैं तुम्हें कभी नुकसान नहीं पहुंचाऊंगी और बिना किसी शर्त के मैं तुम्हारे साथ रहूंगी। फिर हम कुछ समय बाद एरिया को देखते हैं। लॉयड उसे बताता है, गार्सिया ने बुरे इरादों को शुद्ध करने के लिए एक नाइट भेजा है। एरिया पूछती है, वह कौन है? लॉयड बताता है, तुम्हें इसके बारे में जानने की कोई जरूरत नहीं, वह इतना जरूरी नहीं है और वैसे भी वह हम लोगों की मदद नहीं कर सकता। वह बस एक संबंध को बनाए रखने के लिए यहाँ आया है। पोप सीवर चूहे से भी बदतर है, इसलिए इस पर सावधान रहना। फिर हम गार्डन में एरिया को देखते हैं जो मेट के साथ बातें कर रही होती है। वह नाइट एरिया को दूर से देख रहा होता है। एरिया उसकी तरफ देखती है और सोचती है, यह तो वही नाइट है जो उस दिन मिला था। वह नाइट एरिया के पास आता है और बोलता है, तुम कौन हो? मेट एरिया के सामने आकर बोलती है, तुम्हारे जैसे नाइट की हिम्मत कैसे हुई इनका अपमान करने की?
तुम जानते भी हो ये कौन है? यह हिज हाइनेस लॉयड की ब्राइड है। नाइट बोलता है, क्या तुम वैलेंटाइन की प्रिंसेस हो? नाइट एरिया से पूछता है, क्या हम पहले कभी मिले हैं? मेड उसकी बातों को सुनकर बोलती है, क्या तुम माई लेडी से फ्लर्टिंग कर रहे हो? नाइट बोलता है, नहीं बिल्कुल नहीं, मुझे लगा कि मैंने उसे विलेज में देखा है। मेड बोलती है, तुम्हारा दिमाग खराब हो गया है, हमारी लेडी ने तो ड्यूक महल के बाहर कदम भी नहीं रखा। मेड एरिया से पूछती है, मिस क्या आप इस नाइट से कभी मिली हैं? एरिया बोलती है, मैं उसे पहली बार देख रही हूँ। नाइट उसे माफी मांगते हुए बोलता है, मुझे पता नहीं आप झूठ क्यों बोल रही हैं। शायद इसके लिए आपके पास कोई उचित कारण होगा, लेकिन मुझे यह देखकर बहुत अच्छा लगा कि तुम अभी सुरक्षित हो। मैं तुम्हारे लिए बहुत चिंतित था कि मैं तुम्हें बचा नहीं पाया। मैं आपसे माफी मांगता हूँ कि मैंने अपना नाम अभी तक नहीं बताया। मैं यहाँ गार्जिया से एक पवित्र मिशन के लिए आया हूँ। मेरा नाम ग्रेबियल है। एरिया सोचती है, मैंने अपने पास्ट लाइफ में यह नाम सुना था। ग्रेबियल की दिव्य शक्ति बाकी लोगों की अपेक्षा बहुत बाद में प्रकट हुई। उसकी आंखें सुनहरी है, जो इस बात का प्रतीक है कि उसके पास दिव्य शक्ति है। वह मेरे पास्ट लाइफ में वेरोनिका के लिए काम करता था। वह पोप का दाहिना हाथ था। अगर मेरे पास्ट लाइफ में यह आदमी नहीं होता, तब कोई भी मुझे राक्षस नहीं समझता। लेकिन इस बार अगर मैं उससे नाराज होने लगी तो इसका कोई फायदा नहीं होगा। लेकिन रुको, मुझे इस आदमी को अपने साइड करना होगा। एरिया नाइट के पास जाती है और उसके हाथ में एक पेपर देती है। फिर एरिया वहां से चली जाती है। वह नाइट उस पेपर को पढ़ता है, जिसमें एरिया ने लिखा होता है, मिस्टर एंजल, मैंने तुम्हारी जान बचाई है। फिर हम ड्यूक महल के चर्च में एरिया को देखते हैं, जो गॉड के सामने प्रार्थना कर रही होती है। फिर वह नाइट ग्रेबियल उसके पास आता है। ग्रेबियल एरिया से बोलता है, क्या तुमने सचमुच मुझे बचाया था? एरिया बोलती है, मिस्टर एंजल, मैंने ही तुम्हें बचाया था। वह नाइट ग्रेबियल बोलता है, मैं कोई एंजल नहीं हूँ। एरिया बोलती है, लेकिन तुम एंजल की तरह चमकते हो, इसलिए तुम एंजल हो। वह एरिया को बताता है, मैंने सुना है कि मैं बेहोशी की हालत में पोप चर्च में लटका हुआ था। मुझे यह पहले सुनकर अजीब लगा। मैं सोचने लगा कि आखिर मुझे वहां तक किसने पहुंचाया। एरिया बताती है, वह मैं थी। ग्रेबियल बोलता है, लेकिन कैसे? एरिया अपने मुंह से एक सीटी मारती है। एरिया के ऐसे करते ही सभी जानवर भागते हुए उसके पास आते हैं। ग्रेबियल एरिया को बोलता है, यह बहुत खतरनाक है, अपने कदम पीछे लो। फिर सभी जानवर एरिया के पास आ जाते हैं। ग्रेबियल बोलता है, क्या तुम्हें इन राक्षसों की मदद मिली थी? मेरा मतलब जानवरों की। तो अच्छा ऐसा है, तुम्हें पहले से ही मेरी मदद की कोई जरूरत नहीं थी। मैंने अनावश्यक रूप से उस दिन हस्तक्षेप किया और तुम्हारे लिए परेशानी खड़ा कर दी, इसके लिए मैं क्षमा चाहता हूँ। एरिया उसे बोलती है, तुम जिस रास्ते पर चल रहे हो उस पर संदेह मत करो। ग्रेबियल सोचता है, यही बात मुझे सेंट ने कही थी। फिर हम दूसरे दिन एरिया को उसके रूम में देखते हैं। हेडमेट उसके पास महल के कुछ लोगों को लेकर आती है और बोलती है, आज से ये लोग आपकी देख रेख करेंगे। एरिया सोचती है, लेकिन सब लोग मेरी तरफ ऐसे क्यों देख रहे हैं? एरिया उनमें से एक आदमी को अपना धन्यवाद लिखा हुआ कार्ड देती है। इस बात से जेलस होकर दूसरा आदमी उस आदमी से लड़ने लगता है। फिर हेडमेड उन दोनों को शांत करवाती है। फिर एरिया के रूम में एक आदमी लॉयड के नाइट को लेकर आता है। वह आदमी एरिया के सामने अपना परिचय देते हुए बोलता है, मेरा नाम डस्टिन है, ब्लैक फाल्कन नाइट का कैप्टन। एरिया लॉयड के नाइट का फेस देखकर सोचती है, आखिर उसे इतनी चोट क्यों लगी है? क्या उसने कोई लड़ाई की होगी? फिर नाइट का कैप्टन एरिया से बोलता है, मुझे आपकी सुरक्षा करनी चाहिए थी, लेकिन इस आदमी को सुरक्षा का जिम्मा मिला है। आप इस पर विश्वास कर सकते हैं, इसकी ताकत मेरे बराबर ही है। भले ही इसने अभी तक पूरी क्षमता नहीं लगाई, लेकिन यह तलवार में मास्टर है। एरिया पूछती है, लेकिन उसके चेहरे को क्या हुआ? लॉयड का नाइट बोलता है, जब बाकी लोगों को पता चला कि मैं आपका गार्ड बनने वाला हूँ, तो सभी लोगों ने मुझे मिलकर पीटा। नाइट का कैप्टन बोलता है, नहीं, ये तो युद्ध की निशानी है। एरिया पूछती है, क्या तुमने उसे मारा? नाइट का कैप्टन बोलता है, नहीं, मैंने नहीं मारा। एरिया बोलती है, अब से वह मेरा गार्ड है, इसलिए आपको उसके साथ अच्छे ढंग से पेश आना होगा। यह बात आप बाकी लोगों को भी बताएं।
लॉयड का नाइट एरिया से बोलता है, तुम पहली व्यक्ति हो जिसने मेरी परवाह की, नहीं तो बाकी लोगों ने केवल मेरी प्रतिभा को देखा है। एरिया पूछती है, क्या तुम रो रहे हो? नाइट बोलता है, मैं रो नहीं रहा। क्या तुम्हारे पास मेरे लिए कोई आदेश है? नाइट का कैप्टन एरिया को बताता है, हालांकि इस बदमाश का चेहरा घायल है, लेकिन बाकी लोग तो उठ भी नहीं पा रहे। वह एरिया से बोलता है, क्या आप मेरे लिए भी कार्ड लिख सकती हैं? एरिया उसे हैरानी से देखती है। फिर दूसरे दिन एरिया लॉयड के सामने होती है। एरिया लॉयड को बोलती है, आखिर सब लोग मेरा कार्ड क्यों लेना चाहते हैं? क्या मेरी बातें इतनी अच्छी होती है? लॉयड मन में बोलता है, क्योंकि वह बहुत क्यूट होते हैं। लॉयड उसे बोलता है, मैं तुम्हें कहता हूँ कि उन सब कार्ड को फेंक दो। एरिया बोलती है, तो मैं बात कैसे करूंगी? लॉयड बोलता है, तुम्हें दूसरों से बात करने की कोई जरूरत नहीं, चलो इसे छोड़ो। मैंने सुना है कि तुम आजकल महल के चर्च में जा रही हो। क्या तुम उस नाइट के साथ समय बिता रही? तुमने कब से गॉड पर विश्वास करना शुरू कर दिया? एरिया बोलती है, मुझे नहीं पता। मुझे लगता है कि यह हमारे लिए अच्छा होगा कि मैं ग्रेवियल के साथ दोस्ती करूं। लॉयड बोलता है, तो क्या तुम उससे ऐसी ही मिलती रहोगी? एरिया बोलती है, तुम्हें पता ही होगा, अगर वह वापस चला गया तो यह कितना बुरा होगा। इस स्थान के बारे में केवल नकारात्मक भावनाएं पैदा होती है। लॉयड बोलता है, वह कोई महत्वपूर्ण व्यक्ति नहीं है। एरिया बोलती है, मैं उन लोगों पर अनावश्यक ध्यान नहीं देती जो मेरे करीबी नहीं है, और ग्रेवियल भी मेरा आदमी नहीं है, लेकिन वह मदद कर सकता है। तुम्हें बुरे इरादे से कम दर्द हो। लॉयड सोचता है, क्या अब जब मैं उससे शादी कर लिया हूँ तो मुझे उस पर अधिकार की भावना महसूस होती है। लॉयड बोलता है, ठीक है, तुम उससे निपटो, लेकिन लाइन क्रॉस मत करना। फिर हम एरिया को ड्यूक के ऑफिस में देखते हैं। एरिया ड्यूक को देखकर बोलती है, क्या आप सोए नहीं? ड्यूक बोलता है, तुम्हें कैसे पता? मैंने सुना है कि जब लोगों की उम्र बढ़ जाती है तब उन्हें सोने में बहुत कठिनाई होती है। एरिया सोचती है, अभी तो उनकी उम्र भी नहीं हुई, पर भी उन्हें यह दिक्कत हो रही है। फिर कुछ समय बाद एरिया अपने रूम में होती है। अचानक उसे एक धमाके की आवाज आती है। मेट बोलती है, क्या यह कोई अर्थक्वेक है? एरिया और वह नाइट यह जानने के लिए खिड़की से बाहर देखते हैं। वह देखते हैं कि ड्यूक अपनी ताकत से सभी ओर तबाही मचा रहा होता है। नाइट बोलता है, क्या वह समय आ गया? एरिया सोचती है, कौन सा समय? फिर वहाँ लॉयड, ग्रेवियल और जादूगर के साथ आता है। लॉयड उसे रोकने के लिए अपना तलवार निकालता है। एरिया उसे देखकर सोचती है, लॉयड को ऐसा करना नहीं चाहिए, वह पहले ही बहुत कमजोर है। वह इस हालत में ग्रैंड ड्यूक का मुकाबला नहीं कर सकता। लॉयड ड्यूक को रोकने के लिए उससे लड़ने लगता है, लेकिन ड्यूक की पावर इतनी होती है कि उसे लॉयड के हाथों में चोट लग जाती है। एरिया उन लोगों को देखकर कांपने लगती है। फिर वहाँ ड्यूकनेस आती है। वह ड्यूक के पास जाकर उसके सिर पर मारती है। सब लोग उन्हें देखकर हैरान हो जाते हैं। फिर इससे ड्यूक को होश आ जाता है। ड्यूक ड्यूकनेस से बोलता है, आखिर तुम यहाँ क्या कर रही? तुम्हारा बाहर रहना बहुत खतरनाक हो सकता है। ड्यूकनेस बोलती है, इससे ज्यादा तो तुम खतरनाक हो। ड्यूक ड्यूकनेस को अपने हाथ में उठा लेता है और बोलता है, बाहर की ठंडी हवा तुम्हारे शरीर के लिए खतरनाक है, इसलिए चलो जल्दी अंदर। उनकी प्यार भरी बातें सुनकर लॉयड और वो जादूगर बहुत गुस्से में होता है। फिर हम कुछ देर बाद एरिया को देखते हैं, जो लॉयड का चोट ठीक कर रही होती है। एरिया लॉयड से पूछती है, वह नाइट बोल रहा था कि समय आ गया है, वह किसके बारे में बात कर रहा था? लॉयड बोलता है, तुम्हें इसके लिए चिंता करने की कोई जरूरत नहीं, घर का हेड जल्दी ही बदलने वाला है। एरिया बोलती है, लेकिन तुम तो अभी 14 साल के हो। लॉयड बोलता है, मैं ये नहीं कह रहा कि ये तुरंत होने वाला है, शुद्धिकरण से पहले वह ऑफिशियल दौर पर होने लगती है। एरिया पूछती है, लेकिन फादर का क्या होगा? जब उनकी डिमोनिक पावर तुम में ट्रांसफर हो जाएगी तब उनका शरीर केवल एक नॉर्मल इंसान की तरह बन जाएगा। वह जीवन भर पागलपन से पीड़ित रहेगा और अंत में उनकी मृत्यु हो जाएगी। लॉयड बोलता है, इससे पहले कि वह स्वयं पर नियंत्रण रखने में असमर्थ हो जाए, वह एक अवरोध से घिरे हुए उपभवन में प्रवेश करेगा और वहीं मर जाएगा, जैसा कि हिस्ट्री में सभी वैलेंटाइन के साथ होता है। एरिया सोचती है, क्या इसका संबंध वैलेंटाइन घटना से है?
एरिया पूछती है ऐसा कब होगा। लॉयड बताता है 5 साल बाद, लेकिन वह अभी ठीक है। एरिया बोलती है तुम कह रहे हो कि इसके बाद वह ठीक हो गए हैं, लेकिन तुम्हारा क्या। लॉयड बोलता है मुझे कुछ और दौरे पड़ेंगे, फिर उसके बाद मैं ठीक हो जाऊंगा। एरिया सोचती है क्या उसे खून की उल्टी फिर से होने वाली है। एरिया लॉयड से पूछती है क्या होगा अगर बुरे इरादे तुम पर ट्रांसफर न हो। लॉयड बोलता है उसे ट्रांसफर करने की कोई जरूरत नहीं, वह ब्लड के रिलेशन की वजह से अपने आप हो जाता है। एरिया बोलती है लेकिन क्या होगा अगर तुम्हारे बच्चे ना हो। लॉयड बोलता है तब इसके बाद इस दुनिया का अंत हो जाएगा। एरिया सोचती है अब मैं समझी, वैलेंटाइन फैमिली डिमॉन नहीं है, बल्कि कारण यह थी कि लॉयड ने पास्ट लाइफ में अपने जीवन के अंत तक शादी करने से इनकार कर दिया था, इसलिए उसके साथ सब कुछ खत्म हो गया। एरिया लॉयड के कान पर अपने दिए हुए मरमेड टीयर को देखती है। लॉयड बोलता है आखिर तुम क्या कर रही हो। एरिया पूछती है तुमने अपने कान कब छिदवा लिए। लॉयड बोलता है तुमने कहा था कि यह एक टोकन है। एरिया बोलती है हाँ मैंने कहा था कि यह टोकन है, जो इस बात का सबूत है कि मैं तुम्हें धोखा नहीं दूंगी। वह लॉयड से पूछती है क्या तुम जीवन का अंत देखना चाहते हो। लॉयड बोलता है क्या होगा अगर मैं कहूँ हाँ। एरिया बोलती है तो हम एक साथ नरक में गिरेंगे, इसलिए तुम्हारी जो मर्जी हो तुम वह करो। लॉयड एरिया के चेहरे को देखता है और बोलता है मैं भी दुनिया के अंत की इच्छा नहीं रखता, इसलिए मैं अपनी पीढ़ी में पापों के पश्चाताप की प्रथा को समाप्त करना चाहता हूँ। एरिया उसके कंधे पर अपना सिर रखते हुए बोलती है तो ठीक है। फिर हम ड्यूक के ऑफिस में ड्यूक को देखते हैं। ड्यूक बोलता है लगता है मेरी बेटी आ गई। एरिया सोचती है मैं कब से उसकी बेटी हो गई, लेकिन जैसा मैं सोच रही थी उसकी अपेक्षा उसकी हालत बहुत ठीक है। एरिया एल्कोहल के बोतल को देखकर बोलती है लेकिन मुझे इन बोतल को फेंकना होगा। ड्यूक बोलता है मेरी बेटी उनको रख दो, अगर वह मेरे पास नहीं हुआ तो मैं इसे झेल नहीं पाऊंगा। एरिया बोलती है लेकिन जो लोग पीते हैं मैं उनसे डरती हूँ। ड्यूक बोलता है मुझे नहीं लगा था कि तुम किसी से डरती हो। एरिया उसे देखकर सोचती है तो यह सच है, उसकी ताकत कम होती जा रही है। वह सोना चाहता है, चाहे उसके लिए उसे कोई भी उपाय करना पड़े। एरिया सर्वेंट से पूछती है आखिर वो कितने दिनों से नहीं सोए। सर्वेंट बताता है लगभग 10 दिनों से। ड्यूक बोलता है मेरी हालत को देखकर मुझे लग रहा कि मैं फ्यूचर में नॉर्मल बात भी नहीं कर पाऊंगा, लेकिन मेरी बेटी मैं तुम्हारी बात हमेशा सुनूंगा। वह एरिया से बोलता है क्या मैं तुम्हारे गाने सुन सकता हूँ। एरिया उसे हैरानी से देखती है और सोचती है क्या उसे भी पता है, मुझे लगा था कि 3 लोगों को ही पता होगा। ड्यूक बोलता है मैंने इसे तभी से जान लिया था जब मेरे पास डिमोनिक पावर थी। एरिया सोचती है तो उसे पहले से पता था कि मैं गा सकती हूँ। उसकी ग्रे आंखें बिल्कुल लॉयड की तरह है। क्या ऐसा डिमोनिक पावर की वजह से हुआ होगा। मुझे लगता है कि बाकियों से उसे मेरी सबसे ज्यादा जरूरत है। उसने मुझे उस समय ऐसे ही छोड़ दिया क्योंकि वह मुझे परेशान करना नहीं चाहता था। एरिया ड्यूक को बोलती है मेरे गाने सभी को ठीक कर सकते हैं, कृपया मुझे अनुमति दे कि मैं आपके लिए गाना गाऊं। फिर हम एरिया को रात में देखते हैं जो ड्यूक के रूम में आती है। एरिया सोचती है क्या वे सो गए। एरिया ड्यूक को देखती है और सोचती है उसे देखकर लग रहा कि वह बहुत कमजोर है, लेकिन यह अविश्वसनीय है कि उसने अब तक इस दर्द को सहन किया। फिर एरिया उसके लिए गाना गाने लगती है। ड्यूक उसकी आवाज सुनकर हंसने लगता है। एरिया बोलती है आप क्यों हंस रहे हैं। ड्यूक उठकर बोलता है अब से मैं नहीं हंसूंगा, लेकिन वह फिर भी हंसने लगता है। ड्यूक बोलता है यह बहुत अजीब है, मैं इतने दिनों के बाद हंसा। ड्यूक बोलता है क्या मैं सुंदर लग रहा। एरिया सोचती है नहीं, आप डिमोन किंग जैसे लग रहे। एरिया बोलती है बस सो जाइए, क्योंकि मेरे गाने तभी आपके ऊपर काम करेंगे जब इसे आप ध्यान से सुनेंगे। ड्यूक बोलता है लेकिन मैं कैसे सो सकता हूँ जब मैं इतना खुश हूँ। एरिया गुस्से से बोलती है बस जल्दी से सो जाओ, मैं आपके लिए एक और लोरी गाती हूँ। ड्यूक बोलता है क्या तुम मेरे लिए बच्चों वाला गाना गाने वाली हो। एरिया को गुस्सा आ जाता है, वो वहाँ से जाने लगती है। ड्यूक उसे रोकते हुए बोलता है ठीक है मत जाओ, मैं सो रहा हूँ। फिर एरिया ड्यूक के लिए बच्चों वाला लोरी गाती है, इससे ड्यूक गहरी नींद में सो जाता है। फिर एरिया वहाँ से जाते हुए सोचती है आखिरकार वह सो गया।
फिर दूसरे दिन ड्यूक एरिया के पास आता है और उसे धन्यवाद बोलता है उसे अच्छी नींद देने के लिए। वह एरिया को एक वेडिंग गिफ्ट देता है और एरिया से बोलता है यह तुम्हारा नया रूम है। एरिया ड्यूक को धन्यवाद बोलती है। ड्यूक बोलता है क्या तुम मेरे साथ जाकर उसे देखना चाहोगी। वो उसको उठाकर अपने साथ ले जाता है। ड्यूक एरिया को रूम के बाहर ले आता है। एरिया सोचती है क्या मुझे इसे खोलना चाहिए, मुझे तो डर लग रहा। ड्यूक बोलता है आखिर तुम क्यों नहीं खोल रही। फिर एरिया उस रूम का दरवाजा खोलती है। वह अपने रूम को देखकर हैरान हो जाती है। वह ड्यूक से बोलती है क्या इसे आपने मेरे लिए बनाया। ड्यूक बोलता है अकेले नहीं, सबीना ने भी मदद की। एरिया अपने बेड में देखती है कि उसके लिए ड्यूकनेस ने एक बनी रखा होता है जो एरिया को बहुत पसंद आता है। फिर हम कुछ समय बाद एरिया और लॉयड को देखते हैं। एरिया उसी बनी को लेकर लॉयड के साथ बैठी होती है। लॉयड पूछता है क्या तुम्हें कुछ कहना है। एरिया उसके सिर पर हाथ रख के उसे सहलाने लगती है। लॉयड उसका हाथ पकड़ के बोलता है बंद करो और उसे बहुत सारा लेटर देते हुए बोलता है तुम इसे पढ़ो। लॉयड सोचता है मैं मानता हूँ कि समय आ गया है, लोग बहुत जिज्ञासु हैं। सभी तरफ यही अफवाह चल रही ड्यूक के सक्सेसर को किसी लड़की से प्यार हो गया और एम्पीरियर के बिन परमिशन से शादी कर ली। इससे लोगों ने समझा कि मैं उसे एक चुनौती दे रहा हूँ। एरिया सोचती है आखिर मुझे इस लेटर को क्यों दिया। मुझे यकीन है कि वह नहीं चाहता कि मैं सोसाइटी में डिब्यूट करूं। लॉयड एरिया से बोलता है तुम उन लेटर में से एक चुनो, तुम जो भी चुनोगी वह फैमिली तुम्हें अडॉप्ट कर लेगी। काउंट ने पहले ही तुमसे नाता तोड़ दिया है, इसलिए इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। एरिया बोलती है क्या तुम इसे छुपाने की पूरी कोशिश करोगी कि मैं एक सीरीन हूँ। लॉयड बोलता है जैसा तुम चाहो। ठीक है, तुम एक फैमिली का नाम बताओ, इतने ज्यादा सोचने की जरूरत नहीं। एरिया बोलती है लेकिन मैं इनमें से किसी फैमिली को नहीं जानती। लॉयड बोलता है बेकार की चिंता मत करो, सब वैलेंटाइन के नीचे हैं। एरिया एक लेटर को उठाती है जो सटाव फैमिली से होता है। यह एक ऐसा फैमिली है जो पिनेटा की राजधानी में कई अनाथालय को चलाता है और हर समय एक चैरिटी इवेंट को आयोजित करता है। इसने लगभग 30 से ज्यादा बच्चों को गोद लिया है। एक बार ऐसा हुआ था काउंट सटोय ने मुझे गार्सिया को बेचने की कोशिश की, लेकिन मेरे फादर ने उसे पकड़ लिया और उसे वहां से भगा दिया। लेकिन उसके बाद सटोय फैमिली के हेड ने एम्पीरियर से मुलाकात की और उसे उकसाया कि वह सीरीन को खरीद ले। उसने मुझे दुनिया से मिटाने के लिए एम्पीरियर के साथ मिलकर चाल चली, एक फेक नकली सीरीन बनाया जो उसी के अनाथालय से थी। फिर उसने उसे इतनी बेरहमी से मारा, लोगों के सामने उसने कहा कि असली सीरीन की गाने की वजह से मौत हो गई। फिर उसने मुझे कैद करके एम्पीरियर को दे दिया ताकि किसी को पता मत चले कि मैं जिंदा हूँ और एम्पीरियर मुझे अकेले इस्तेमाल कर पाए। फिर ये सब सोच रही होती है। फिर लॉयड उसे बोलता है तुम ठीक तो हो ना, तुम कांप रही थी, तुम्हारा चेहरा देखकर ऐसा लगता है कि सटोय फैमिली ने तुम्हारे साथ कुछ किया है। एरिया सोचती है क्या मैंने कुछ गलत किया कि यह दुनिया मेरे लिए इतनी क्रूर हो गई। लॉयड बोलता है तुम्हारे दिमाग में क्या चल रहा, तुम मुझे बताओ, आखिर उसने तुम्हारे साथ क्या किया। एरिया बोलती है मुझे लगता है कि मैं अपने लिए जीना चाहती हूँ, मैं उस सपने को भूलकर एक नई जिंदगी जीना चाहती हूँ, मुझे अपने जीवन में सब कुछ करना है। लॉयड बोलता है तुम क्या करना चाहती हो। एरिया बोलती है मैं सब कुछ करना चाहती हूँ, जैसे कि हॉर्स राइडिंग, तलवारबाजी सीखना, कुकिंग करना, यह दुनिया घूमना। लॉयड बोलता है मैं तुम्हें तलवारबाजी सिखाऊंगा और बाकी कुछ सिखाने के लिए मैं तुम्हारे लिए टीचर रखूंगा, इसलिए तुम अपनी इच्छा पर गिव अप मत करो। लॉयड उस लेटर को कुचलते हुए बोलता है तुम्हारी इच्छाएं तुम्हारी है, उसे कोई नहीं छीन सकता। अगर किसी ने छीनने की कोशिश की तो मैं उन लोगों को कुचल दूंगा, बिल्कुल इस लेटर की तरह। इसी के साथ चैप्टर एंड होता है। ऐसी ही नई वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग।